हेलो स्टूडेंट, मैं नागेश्वर दुबे शुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 11 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट लेसन जो है, सेकेंड लेसन है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। ठीक है, तो हम इस वीडियो में परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा इस चैप्टर के लिए फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम जान लें। इस चैप्टर में क्यों पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है और परीक्षा की दृष्टि से हमें कितना पढ़ना है। ठीक है, ताकि आप ज्ञान भी अर्जित कर सकें और एक अच्छा खासा नंबर भी स्कोर कर सकें इस चैप्टर से। क्लियर है? तो सबसे पहली बात कि इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर से आपको परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? मतलब कि 6 नंबर के सवाल आपको आएंगे इस चैप्टर से, जैसा कि बोर्ड का जो बनाया गया है स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब आते हैं, जो आप लोगों को पता होगा कि 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिए गए थे, कट कर दिए गए थे। तो उस 30% के कट करने के बाद इस चैप्टर का जो सिलेबस है, रिड्यूस्ड सिलेबस, वो मैंने आप लोगों के सामने टोटल लिख दिया है। नोट आउट कर लीजिएगा अगर आपको करना होगा तो इसमें जो स्टार्टिंग के कट क्या हुआ है मैं ये भी बता दूं कि जो स्टार्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल थे, ठीक है, उनको यहां से रिमूव किया गया है इस चैप्टर से। तो आप लोग सबसे पहले देखिए बोहर्स मॉडल्स है। बोहर का जो परमाणु मॉडल है, उसने परमाणु की संरचना के बारे में जो बताया था कि मॉडल कैसे होगा और उसकी सीमाएं क्या थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोष व उपकोष, चूंकि बोहर ने अपने मॉडल में कोष और उपकोष के बारे में बताया था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर द्रव्य एवं प्रकाश की द्वैत प्रकृति, जो कोई भी मैटर होता है या लाइट है, उसकी क्या होती है, डुअल नेचर होती है। डुअल द्वैत मतलब कि दो तरह का व्यवहार करता है वो, कहीं मैटर की तरह व्यवहार करता है और कहीं क्या करता है, वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। फिर है दे ब्रॉगली इक्वेशन है, डी ब्रॉगली बोलते हैं या दे ब्रॉगली। इसमें क्या है कि ये रिलेशन बनाएंगे उसी चीज को। इन्होंने अपने नरेशन में एक रिलेशन, डुअल नेचर के लिए एक रिलेशन इन्होंने स्टेबलाइज किया है। फिर आते हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने क्या किया कि कहा कि जब कोई पार्टिकल है, वेव नेचर और मैटर नेचर दोनों शो कर रहा है, तो उसकी पोजीशन को एग्जैक्ट हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो क्या होगा, हमेशा अनिश्चित होगा। तो उन्होंने अपना ये प्रिंसिपल दिया था, तो उससे रिलेटेड हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है कक्षकों की अवधारणा। जैसे कोष है, इन्हीं कोष से रिलेटेड है कक्षक। कक्षकों की अवधारणा हम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास है कुछ, जैसे जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, जब तक हम यहां तक पढ़ेंगे तो हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में लगभग जानकारी काफी सारी इकट्ठा कर लेंगे। तो उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, पोजीशन है, या एक तरह से कह लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट एनर्जी लेवल में स्टेब्लिश होना या जाने का जो नियम है, वो इन लोगों के जो नियम बनाए इन्होंने, उससे रिलेटेड है कि कैसे फीलिंग होगा इलेक्ट्रॉन का। तो उससे रिलेटेड पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम और ऑफ-बाउ का नियम हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े भी होंगे इससे रिलेटेड। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब इतना आप पढ़ लेंगे तो आप किसी भी एटम का, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आप ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ ऐसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां व्यवस्थित होंगे, प्रोटॉन यहां व्यवस्थित होगा, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने प्रोटॉन होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, अर्ध तथा पूर्ण भरित कक्षकों का स्थायित्व। होता क्या है, जब हम कक्षक के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे कक्षकों की कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाफ फील्ड कक्षक क्या होता है और फुल फील्ड मतलब ऑर्बिटल क्या होता है। कक्षक को ऑर्बिटल होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि स्टेबिलिटी जो है हाफ फील्ड और फुल फील्ड का ही ज्यादा होता है। बाकी के जो भी ऑर्बिटल है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है, अरेंज है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उनका स्थायित्व तो कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये समराइज रूप में मैंने आप लोगों को ये चैप्टर बता दिया है कि इसमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं हम। रिमूव करता हूं यहां से। रिड्यूस्ड सिलेबस आप लोगों को बता दिया गया है। नोट करना होगा तो अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, जिससे क्या होगी, आप लोगों को आसानी होगी। कभी किसी दूसरे बुक से अगर आप पढ़ेंगे, घर पे अध्ययन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको पता चल सकेगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी बताया है कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल थे, जिसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके लिए। सबसे पहले जो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, डाल्टन ने क्या कहा था कि जो
किसी भी पदार्थ का सबसे अविभाज्य कण है वो क्या है, परमाणु है। उन्होंने कहा था कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है, उससे ज्यादा उसको क्या है, उसके बाद उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ हमारा, ये कॉन्सेप्ट जो है फेल हो गया। कब, जब थॉमसन ने, जे थॉमसन, ठीक है, वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या, कैसा किया इन्होंने, क्या किया कि एक वैक्यूम ट्यूब बनाया। ठीक है, ये एक ट्यूब था, इसको वैक्यूम के माध्यम से यहाँ के प्रेशर को लो कर दिया गया और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगाए गए, एक को कैथोड एक को एनोड नाम दिया गया और इसको हाई वोल्टेज, ठीक है, लगभग 10,000 वोल्टेज, कितना, लगभग 10,000 वोल्ट, क्लियर है। ये वोल्ट दिया गया यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन्होंने देखा क्या कि यहां से कुछ रेज निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, कुछ रेज निकल रही है। वो रेज कहां जा रही है, सीधे यहाँ पे जा रही है और अगल बगल ये सभी इसमें क्या है, स्फुर्दीप्त, मतलब कि चमक उत्पन्न कर रही है। क्या कर रही है, चमक उत्पन्न कर रही है। तब इन्होंने इस चीज को और फर्दर जब एक्सपेरिमेंट किया कई सारी चीजों को, जैसे क्या है कि इसमें इन्होंने व्हील रख दिया तो देखा कि ये जो रेज जा रही है इस व्हील को क्या कर रही है, घुमा दे रही है। तो उससे ये पता चला कि ये रेज जो है वो क्या है, मास कंटेन कर रही है अपने अंदर। तभी तो जब हवा जैसे चलती है, हवा के जो पार्टिकल होते हैं क्या होता है, जब हम कहीं बीच में कोई पंखा अपने घर पे देखा होगा, जब हवा चलती है तो पंखा क्या होता है, अपने आप घूमने लगता है। तो जो हवा में पार्टिकल्स होते हैं उनका भी कुछ ना कुछ मास होगा, तो वो क्या करते हैं, उसको घुमा देते हैं। ठीक है, तो उनका कोई मोमेंटम भी होगा, जब मास होगा तो मोमेंटम भी होगा, स्पीड से चलना है। फिर उन्होंने देखा कि अगर हम इस इलेक्ट्रोड में क्या है, हल्का सा होल कर दें, मतलब इलेक्ट्रोड को तो हमने लगाया लेकिन बीच में होल करके फिर हमने इलेक्ट्रोड लगाया, तो जो रेज है वो सीधे चली जा रही है। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे अगर जिंक सल्फाइड का लेप लगा देते हैं हम, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो चमक उत्पन्न करते हैं, स्फुर्दीप्त उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस रेज के बारे में और ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया और हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इन किरणों को क्या किया, गुजारा, मतलब पास किया। तो कई सारे उनके रिजल्ट मिले। तो उन्होंने इन किरणों को ही क्या कह दिया, कैथोड किरणें कहा। अब चूंकि ये जो रेस है ये पार्टिकल, मतलब कि इनका मास भी कंटेन कर रहा है, तो इस तरह से उन्होंने इनको नाम दिया कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने। तो अब इसको जब अलग अलग हाई मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पे उन्होंने अप्लाई किया तो देखा कि डेविएशन हो रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगा रहे हैं तो डेविएशन हो रहा है। क्यों, ये पॉजिटिव फील्ड की ओर क्या हो रही है, पॉजिटिव फील्ड की ओर डेविएट हो रही है, मतलब विचलित हो रही है। और जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो देखा गया कि ये दूसरी तरफ मतलब एक अलग पोल पे विचलित हो रही है। तो उन दोनों को जब एक साथ इन्होंने अप्लाई किया और एक सिचुएशन कंडीशन ऐसा रहा, जैसे सपोज करिए अगर ये रेस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे यहाँ जाती है और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे इधर डेविएट होती है और सिंपल छोड़ देने पे यहाँ डायरेक्ट बीच में जाती है। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों का एक ऐसा सेटअप बनाया कि दोनों फील्ड के लगभग बराबर हो, कि ये जो डेविएशन है ना हो और सीधा चला जाए। तो वहां से उन्होंने E/m का अनुपात भी निकाला था इलेक्ट्रॉन के लिए, 1.7 समथिंग है वैल्यू इसका, क्लियर है। तो इस तरह से E/m का भी अनुपात मिल गया इन्होंने और इलेक्ट्रॉन का भी मिल गया, इन्होंने डिस्कवर कर दिया। तो फिर आगे और भी जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने क्या किया कि जब इसका माइनस नेचर शो कर रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव कर रहा है, तो कोई ना कोई पार्टिकल तो ऐसा होगा जो क्या करेगा, प्लस वाले नेचर को शो करेगा। तो लोगों के दिमाग में एक नया आइडिया है कि क्यों ना हम इस एक्सपेरिमेंट को रिवर्स करके देखें। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब रिवर्स किया गया इसको, तो रिवर्स कंडीशन में क्या हुआ कि जो सेम प्रोसेस यहाँ पे हुआ उसको यहाँ पे किया गया, तो एक हमारा अलग तरह का मिला कि उसको क्या इन्होंने बोलिया एनोड। जैसे कि एनोड से वो निकला, ये कैथोड से निकला था, वो एनोड से निकला, तो उसको अलग नाम देके, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारा एक तरह से प्रोटॉन का डिस्कवर हुआ। प्रोटॉन मिला, प्रोटॉन के लिए उसकी जो स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक अलग एक्सपेरिमेंट दिया। रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा किरणों के जो है पतली फिल्म, जो मतलब कई सारे मेटल्स की थिन लेयर लगाया उन्होंने, जैसे गोल्ड का लेयर लगा के उस पर अल्फा किरणों का प्रकीर्णन कराया, तो उससे एटम के स्ट्रक्चर को बताया। तो यहां से जब इन्हें मिला प्रोटॉन, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया था। तो प्रोटॉन की खोज इसी तरह से हुई थी। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। फिर कई सारे एलिमेंट है, जैसे बेरिलियम है, बोरान है, इन एलिमेंट पे क्या हुआ, अल्फा किरणों का बम्बार्डमेंट किया गया। तो यहां से हमें एक अलग क्या हुआ, एक अलग पार्टिकल मिला जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो ये
सारी चीजें आपके बुक में बताई गई होंगी। क्योंकि ये सिलेबस रिड्यूस हो गया है, ठीक है, इसको इतना इसलिए डीप में नहीं बताया जा रहा आप लोगों को। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को मैंने बता दिया। फिर हुआ क्या कि जब ये सारी चीजें डिस्कवर हो गई तो थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया कि ये चीजें हैं, ऐसे हैं, प्लस है, माइनस है, ये हमें मिल गया। तो उन्होंने क्या किया कि एक एटॉमिक मॉडल ही बना दिया कि एटम का जो मॉडल होगा, एटम का जो प्रारूप होगा वो कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम, तो थॉमसन मॉडल में अगर हम पढ़ते हैं, जिसे थॉमसन ने जो दिया उसमें उन्होंने क्या कहा कि कॉन्सेप्ट बताया। क्योंकि उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, सीधी रेखा में जा रहा है, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ऐसा मान लिया कि जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोला है। क्या है? धनावेशित गोला है, और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, धंसे हुए हैं कहीं कहीं पे। उसकी न्यूट्रलिटी मतलब उदासीनता को व्यक्त करने के लिए उन्होंने ये कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धंसे होंगे। इस तरह से ये रेजिन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। वाटरमेलन मॉडल या रेजिन या प्लम पुडिंग कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे तरबूज में उन्होंने क्या कहा कि जैसे तरबूज है, पूरा तरबूज के अंदर उसके बीज धंसे होते हैं रैंडमली, तो उस तरह से उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धंसे होंगे। तो कुछ समय के लिए तो इनका ये मॉडल जो है कॉन्सेप्ट काम किया, लेकिन आगे चल के फर्दर जब कई सारे जब केमिकल रिएक्शन हुए और बाकी चीजें, मतलब कि परमाणु का आवेशित होना, प्लस माइनस होना, उस चीज को ये क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया थॉमसन मॉडल। तो ये जो थियरी थी थॉमसन की, ये क्या हो गई, फेल हो गई। नेक्स्ट इसके बाद इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने इसमें कुछ बदलाव किया। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नया एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि अल्फा कणों का बम्बार्डमेंट कराया, और थिन लेयर थी, आपके बुक में ऐसा फिगर बनाया होगा। तो इन्होंने जब देखा कि जब ये पास कर रहे हैं तो कुछ रेस क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, कुछ डायरेक्ट सीधे निकल जा रही हैं, कुछ एंगल पे डेविएट हो रही है। तो इस तरह से इन्होंने क्या एक निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु है उसके बीच में नाभिक होगा कहीं पे, ठीक है, और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन है, क्या है, वृत्तीय कक्षा में, सर्कुलर, ठीक है, वृत्तीय कक्षाओं में गति करते होंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जाते होंगे। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लगाया था कि बीच में क्या होगा, नाभिक होगा, पॉजिटिव मतलब कि प्रोटॉन होगा या एक तरह से धनावेशित गोला होगा। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। उन्होंने क्या कहा कि बीच में अल्फा किरणों का प्रकीर्णन उन्होंने कराया था, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा रेस, आप लोगों की बुक में भी दिया हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने एक नया मॉडल निकाला। तो जब इन्होंने ये मॉडल दिया तो उसमें क्या कहा कि ये जो न्यूक्लियस है हमारा, नाभिक है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो जब चक्कर लगाने की बात आई तो चूंकि कोई भी अगर आवेशित कण है, मैक्सवेल ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी दी थी, बहुत अच्छी थ्योरी थी। तो उसमें उन्होंने बताया कि जब कोई आवेशित कण है अगर मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसका चेंज हो रहा है, डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, एक अलग फील्ड जनरेट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। तो उस कंडीशन में जब रेडिएशन इमिट करेगा, तो जैसे सिंपल रेडिएशन का मतलब समझ लीजिए कि अगर हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, बुखार होता है, तो हम क्या होता है, दूसरा जो कोई टच करता है कहता है कि अरे बॉडी गर्म, मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पे सिंपली अब हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर का मान होता है वो बहुत कम होता है, तो हमें दिखाई नहीं देता कि हमारी शरीर कितनी गर्म है। जैसे अब लोहा है, लोहे का टेम्परेचर जब गर्म करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो क्या होता है, रेड कलर का शिफ्ट हो जाता है, उसका जो वेवलेंथ होता है रेड कलर की ओर शिफ्ट होता है, तो हमें दिखता है। अब हमारी बॉडी है तो हमारा भी रेडिएशन होता है, लेकिन क्या हमें दिखता नहीं है, क्यों, क्योंकि जो इसका वेवलेंथ है वो कलर वाली फेज में शिफ्ट नहीं हो पा रहा है और हमें नहीं दिखता है। तो उस तरह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब मूव करेगा तो रेडिएशन इमिट करेगा। रेडिएशन इमिट करने का मतलब क्या है कि वो ऊर्जा का क्या करेगा, क्षय करेगा, व्यय करेगा। तो उस तरह से क्या होगा, इसका जो कक्षा है घूमते घूमते वो क्या करेगा, लास्ट में एक बार आके नाभिक में गिर जाएगा और उस परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस तरह इसके कारण ये जो ड्रॉबैक रहा रदरफोर्ड मॉडल का, ये वाली थियरी क्या हो गई, फेल हो गई। क्लियर है। अब इन सब चीजों के बाद नील्स बोर ने एक अपना नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये तो रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। पुरानी क्लासों में आपने पढ़ा भी होगा, 9th 10th में भी पढ़ा होगा कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में।
तो आते हैं नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के। बोर का परमाणु मॉडल, ध्यान दीजिएगा, इसको इंग्लिश में BOHR स्पेलिंग करते हैं, बोर्स। ठीक है, तो बोर्स का परमाणु मॉडल क्या था, इन्होंने भी अपने परमाणु मॉडल में कुछ नियम बनाए परमाणु की संरचना से रिलेटेड। तो उस बोर का जो परमाणु मॉडल था उसके कुछ पॉइंट्स थे, उन्होंने अपने कुछ नियम बनाए थे कि परमाणु की संरचना कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे उसमें क्या होता है, फिट होता है या स्टेबल होता है, या इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो इन्होंने सबसे पहला दिया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। कैसे? वृत्तीय कक्षा में। और उन कक्षाओं का जो ऊर्जा होता है वो अस्थायी ऊर्जा वाले होते हैं, और उनको क्या करते हैं हम n बराबर से डिनोट करते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 4 5, यानी कि मतलब जो अगर हमारा बीच में धनावेशित कण है तो ये क्या हो जाएंगे, अगर हम सपोज करिए मैंने इसके ये पूरा मूव कर रहा है तो मैंने ऐसे ही ना करके शॉर्ट में बनाया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में क्या करेगा, गति करेगा। तो इसे हम लास्ट में आगे चल के KLMN से भी कहेंगे, और इसी को हम क्या कहेंगे, कोष भी कहेंगे। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में प्रोटॉन मतलब कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, दूसरा उन्होंने दिया कि जो उसका कोणीय संवेग होगा, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी कोणीय संवेग होगा, वो MVR, एंगुलर मोमेंटम ये होता है MVR। तो उस कंडीशन में क्या होगा, NH अपॉन ट्वाइस पाई होगा, जहां H प्लांक कांस्टेंट है और H अपॉन ट्वाइस पाई ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट ही बनेगा। H प्लांक कांस्टेंट है, ट्वाइस पाई भी कांस्टेंट है, और ये n है। n क्या है, ये कक्षा की संख्या। तो इस तरह से n कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, पूर्ण गुणित होगा। तो उसका जो संवेग होगा वो भी क्या होगा, पूर्ण गुणित होगा, डिस्क्रीट होगा, विविक्त होगा। क्या होगा, विविक्त होगा। विविक्त का मतलब डिस्क्रीट, पूर्ण गुणित होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, जो एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो पहला इन्होंने बताया कि नाभिक के चारों वृत्तीय कक्षा में निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं वो। ठीक है, अब तीसरा इन्होंने क्या कहा, तीसरा इन्होंने कहा कि डेल्टा E जो है HC अपॉन लेमडा होगा। क्या होगा, HC अपॉन लेमडा। इसका मतलब क्या है डेल्टा E का, उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जब किसी बाह्य कक्षा से, मतलब यहां से यहां आएगा या यहां से यहां जाएगा, अगर निम्न स्तर से उच्च स्तर में, मतलब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा रहा है या उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है रेडिएशन इमिट करेगा। क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। तो एनर्जी के फॉर्म में अगर वहां पे रिमिट करता है, निकालता है, उत्सर्जित करता है, तो उस कंडीशन में क्या उसका मान होगा, HC अपॉन लेमडा। अब लेमडा ये क्या होगा, उसका वेवलेंथ होगा, और ये भी क्या होगा, पूर्ण गुणित होगा, क्वांटाइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, अब जब सब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी डिस्क्रीट है, यहाँ पे भी क्वांटाइज है, फिक्स है, तो लास्ट हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, क्वांटित होगी, क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज होने का मतलब कि कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं आएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा कि जो उसकी ऊर्जा है 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 3.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको हम अगर सिंगल यूनिट मानते हैं तो कभी भी उससे स्मॉलेस्ट हमें एनर्जी का नहीं मिलेगा मान। जैसे इलेक्ट्रॉन के अगर इसका मान 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो ये इसी के क्या होगा, पूर्ण गुणित रूप में मिलेगा हमें। ऐसा नहीं है कि कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन, कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन या वो उससे छोटा कोई मिल जाए। ठीक है, तो ये क्वांटाइज है, उनकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज होती है, क्वांटित होती है। क्लियर है। अब आते हैं इनके परमाणु मॉडल के जो सफलता, मतलब क्यों ये सफल हुआ, आगे चल के उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे जो बोर का परमाणु मॉडल की जो सफलता थी उसका सबसे पहला कारण, इसने परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या की थी। परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करी थी उन्होंने। कैसे,
अभी मैंने बताया रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन है क्या उन्होंने निश्चित कक्षा का नाम नहीं दिया था, ऊर्जा स्तर का नाम नहीं दिया था, तो उस कंडीशन में क्या था, इलेक्ट्रॉन बाहर से घूमते घूमते नाभिक में आके गिर जाता। अब इन्होंने कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक निश्चित कक्षा में ही घूमेगा, और जब निश्चित कक्षा में घूमेगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, फिक्स होगी, न तो वो ऊर्जा इमिट करेगा, निकालेगा, और ना ही एब्जॉर्ब करेगा जब तक उस कक्षा में है। ठीक है, तो इस तरह से परमाणु के अस्थायित्व का इन्होंने व्याख्या कर दिया। दूसरा या कि जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, अगर हम उसको क्या किससे डिनोट करें, En से, एनर्जी, तो एन उसके कक्षा के लिए है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे 13.6 Z² डिवाइडेड बाई n होता है, जहां n जो है क्या है, उसके कक्षा की संख्या है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा या तीसरी कक्षा, कोष, और z क्या है, उसका परमाणु क्रमांक है, क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर अगर किसी भी एटम या एलिमेंट के एटम के लिए हम लेते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर होगा, तो उसका मान यहां पुट करेंगे, और किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की किस कक्षा के लिए ऊर्जा निकाल रहे हैं, तो यहां से हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू फाइंड आउट होगी। फिर तीसरा उन्होंने क्या कहा, तीसरा उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सटीक व्याख्या करी थी। अब आप कहेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फून, कई सारे सीरीज पढ़ाए गए होंगे, आपको फिजिक्स में भी पढ़ाए गए होंगे या पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन चूंकि सिंगल एटॉमिक है, ये मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक वाला एटम है, इसमें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, एनर्जी दी जाती है, एनर्जी देने के बाद फिर ये वापस अपनी कक्षा में आता है। तो जब एनर्जी देके इसको क्या कराएंगे, यहाँ पे पहले हायर मतलब ऑर्बिटल्स में इसको मूव कराएंगे, फिर वहां से जब ये नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, ये इमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो जब रेडिएशन क्या करेगा, इमिट करेगा, तो उस कंडीशन में हमें प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं, या एक तरह से स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम बनेगा तो उसको इन्होंने कुछ अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग एनर्जी लेवल तक जब इसको यहां से किया अलग अलग कोष में यहां से एनर्जी देके इसको पहुंचा, कोष में जाता है, फिर वहां से क्या करता है, वापस अपनी नीचे वाली कक्षाओं में आता है। तो n बराबर 1 2 3 पहले स्किप कराए, फिर उसके बाद वापस लाए, तो उस कंडीशन में ये पता चला कि अलग अलग हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रा ऐसे बनेगा लाइन, तो उस कंडीशन में उन्होंने स्पेक्ट्रा को देखा, तो चूंकि लाइमन, बामन, पाशन, ब्रैकेट, फूंड की सीरीज बनी। अलग अलग साइंटिस्ट थे, ये जो मैं नाम ले रहा हूं ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम से उन सीरीज, स्पेक्ट्रम सीरीज को नाम दिया था। तो उसकी एक्सप्लेनेशन कि कैसे हो रहा है, चूंकि इन्होंने कक्षा के बारे में, अस्थायित्व के बारे में बताया, ऊर्जा स्तर है, तो मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गया ऊर्जा लेके, क्वांटाइज्ड है, तीसरी कक्षा में गया, तीसरी से चौथी कक्षा में गया, तो उसका एक्सप्लेनेशन बोहर्स के इस मॉडल से क्या हुआ, पूर्णतया हम उसको समझा सके कि हाँ ये चीज ऐसे हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है चौथा, इनके इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी v के बारे में इनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी डिफरेंट कोष में क्या होगा, 2.19 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई बाई z डिवाइडेड बाई n, जहां n क्या है, कोष की संख्या है, 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, कोष की संख्या से क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो जैसे जैसे कोष का संख्या बढ़ता जाएगा तो v का मान क्या होगा, हमारा घटता जाएगा। तो इससे ये निष्कर्ष भी निकलता है कि जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक से दूर होते जाता है, उसका जो स्पीड होता है, मतलब उसकी वेलोसिटी होती है, वो क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं, इसकी कुछ लिमिटेशन रही, बोहर मॉडल की कुछ सीमाएं थी कि उस सीमा तक ये एक्सप्लेनेशन कर पाए, उसके आगे ये क्या हो गया, ये भी फेल हो गया। तो बोहर मॉडल के लिमिटेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहला कि ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम का एक्सप्लेनेशन कर पाया, मतलब ये उन सभी तत्वों के परमाणु संरचना को व्यक्त कर पाया या एक्सप्लेन कर पाया पूर्णतया जिनके सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बाहरी कक्षा में क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में एक्सप्लेन कर पाया। तो मतलब क्या है कि ये क्या कर पाया, यह मात्र एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के बारे में बता सकता है।
या मात्र एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के बारे में बता सका। जैसे हाइड्रोजन के पास सिर्फ क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है 1h1, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें 2he4, अब यहां से क्या है, हीलियम में 2 धनायन होते हैं, मतलब इसके नाभिक में, तो यहां से 2 धनायन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हम निकालना है, क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसके पास भी क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये सिर्फ उन्हीं एटम्स के बारे में बता पाया, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया पाया जिसमें क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। दूसरा क्या था कि जब सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम में, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की जब मैं अभी बात कर रहा था, ऐसे ऐसे स्पेक्ट्रम बनते हैं, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, तो होता क्या है कि इस कंडीशन में एक होता है जीमान प्रभाव, तो एक होता है स्टार्क इफेक्ट। जीमान प्रभाव क्या है कि जब हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में हाई मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो ये स्प्लिट कर जाती है। क्या होती है, स्प्लिट कर जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीमान इफेक्ट, जीमान प्रभाव। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, जीमान प्रभाव। और ये जो बोहर मॉडल है, जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। एक है स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क प्रभाव। स्टार्क प्रभाव क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, वैसे ही हम क्या करते हैं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो जब इन स्पेक्ट्रा के दोनों तरफ से हम जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये डेविएट करने लगते हैं, फिर स्प्लिटिंग चालू हो जाती है इनके स्पेक्ट्रा की। तो इस प्रभाव का भी, ये दोनों प्रभाव का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, ये दूसरा था अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत था कि किसी भी पदार्थ का, ठीक है, ये पदार्थ मतलब यहां इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, कि इलेक्ट्रॉन के जो पोजीशन को क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी भी समय उसको हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, मतलब उसका मोमेंटम और जो उसकी ऊर्जा है उसका हम व्याख्या एक समय पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के समय जो इलेक्ट्रॉन है उसके डुअल नेचर को हम लोग क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। तो हाइजेनबर्ग के विरुद्ध था ये, क्या है, बोहर्स मॉडल हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के नियम के विरुद्ध था। ठीक है। नेक्स्ट है चौथा, रासायनिक बंध बनते हैं किरण में या अभिक्रिया में, तो जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये क्या किया, जो बोहर्स का मॉडल था, केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, केमिकल बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गया। दूसरा, नेक्स्ट है, इस मॉडल की जो सबसे बड़ी कमी थी, बोहर मॉडल की जो सबसे बड़ी कमी थी, उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकल है, कण है। ठीक है। इन्होंने इसको सिर्फ एक सिंगल कण माना, इलेक्ट्रॉन को केवल कण माना, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी पार्टिकल अगर मासलेस है, मतलब मास उसका बहुत ही स्मॉल है और वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो क्या करेगा, दोहरी प्रवृत्ति को शो करेगा, प्रदर्शित करेगा। एक वो तरंग की प्रकृति को शो करेगा और दूसरा पार्टिकल के नेचर को। तो इन्होंने सिर्फ क्या किया, कंसीडर किया पार्टिकल नेचर को, ओनली वन कंसीडर किया पार्टिकल नेचर। इस कारण इनका जो है ये बोहर्स की मॉडल कुछ हद तक सही हुआ, बाद में क्या हुआ, ये फेल हुआ। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की चीजें हम पढ़ाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।